अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। आज हमारा लेक्चर 6 है, जो कि लास्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 14 का, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम आज डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ लोअर ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं। इसी तरह कुछ जनरल लंग्स के जो डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें से मेन जो है वो लंग कैंसर होता है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले साइनसाइटिस जो होती है, साइनसाइटिस जो होती है उसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। सो साइनसाइटिस क्या चीज़ है? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनसेस दैट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। अब साइनसेस क्या होती हैं हमारी बॉडी के अंदर? साइनस की वजह से जो टर्म होती है ना, इसका मतलब होता है कैविटी। तो हमारे जो नेज़ल रीजन होता है, यानी कि स्कल वाले हमारी बॉडी के स्कल के अंदर बोन्स के दरमियान कुछ कैविटीज़ मौजूद होती हैं नेज़ल रीजन के अंदर, उनको हम साइनसेस बोलते हैं। तो उन साइनसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज़, एक कंडीशन होती है जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। अब इसकी कॉज क्या है, कैसे होती है? सो इट इज़ कॉज्ड बाई कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, कि अगर एनवायरनमेंट कॉन्टीन्यूसली वेट है या ज़्यादा कोल्ड रह रहा है तो उसकी वजह से ये हो सकती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, या ओवर क्राउडिंग की वजह से भी, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन, इनकी बहुत सी डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से साइनसाइटिस जो होती है वो हो सकती है। जनरली आपने क्या चीज़ देखनी है कि हमारी नेज़ल रीजन के अंदर, यानी कि जो हमारे स्कल वाले स्कल होती है, यानी कि फेशियल बोन्स होती हैं, उन बोन्स के दरमियान कुछ कैविटीज़ होती हैं जिनको हम साइनसेस बोलते हैं। उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आता है, डिफरेंट उसकी कॉजेज़ या रीजंस हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या अलामतें होती हैं? फीवर होता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि नाक बंद हो जाना, सांस जो होती है नहीं आती है नाक से। इसके अलावा वॉइस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, और नेज़ल डिस्चार्ज यानी कि पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज होता है। तो पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज मीन कि जो नोज़ से अक्सर सिक्रीशन रिलीज़ होती है हमारी बॉडी, हमारे नेज़ल कैविटी से। तो वो नॉर्मली क्या होता है, वो ऐसे होता है, वाटर सिक्रीशंस होती हैं, वाटर लाइक। उनकी हमें जो टेक्सचर या उनकी जो आपको नज़र आती है बाहर से, तो वो बिल्कुल वाटर की तरह ही होती है, बस थोड़ी थिक होती हैं सिक्रीशंस। बट जो साइनसाइटिस होता है उसके अंदर ये होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पस जो है वो रिलीज़ हो रही है हमारी नेज़ल कैविटी से। फेशियल पेन भी होता है ऑब्वियसली, जब हमारी फेस के अंदर जो बोन्स होंगी, बोन्स में इन्फेक्शन होगा तो पेन तो होगा। ट्रीटमेंट क्या है? अभी हमने देखा किसी भी डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसको देखने से पहले हम उसका देखते हैं कि वो डिज़ीज़ कैसे हो रही है। अब अगर वो डिज़ीज़ हो रही है बैक्टीरिया की वजह से, तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे वही चीज़ लेके हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। सल्फर ड्रग्स एक एंटीबायोटिक की कैटेगरी है या ग्रुप है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर फिजिशियन जो होता है वो इनके अलावा भी नेबुलाइजेशन में से शायद अक्सर ने देखा हुआ भी होगा, नेबुलाइज़र, यानी कि अगर हम हमारी जो रेस्पिरेटरी पैसेज वे है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, स्पेशली ये किया जाता है एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे सांस लेने में मुश्किल आती है, तो उसके लिए हम नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं। नेबुलाइज़र क्या करता है, उसमें कुछ गैसेस होती हैं या उसमें कुछ वेपर्स बनाए जाते हैं। नेबुलाइज़र मशीन जो होती है वो उस मेडिसिन के वेपर्स बना के, लिक्विड होता है उसके वेपर्स बना के हमारी नेज़ल कैविटी में भेजती है। तो वहाँ पे वो उस जो ब्लॉक्ड हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं या ब्रोंकाइल्स होते हैं उनको ओपन कर देती है, जिससे सांस जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम नेबुलाइजेशन या जो फिजिशियन होते हैं, MBBS डॉक्टर्स होते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम भी कर सकती है नोज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, रिकवरी की खातिर। दूसरी डिसऑर्डर है बहुत ही कॉमन, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या जिसके लिए हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं TB। उसका फुल फॉर्म जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसको बोला जाता है। ये बहुत ही कंटेजियस कौन सी डिसऑर्डर होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ, जिनको उर्दू में हम मुतादी बीमारियां बोलते हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होती हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं एक जगह पे। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद व्हेन पीपल हैव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस द एल्वेओलाई बर्स्ट। अब उसमें होता क्या है?
इसका जो मैकेनिज़्म है ये कैसे करती हैं। इनफैक्ट इसमें होता ये है कि हमारे जो लंग्स हैं ना, आपने देखा हुआ है लंग्स की स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं लंग्स की। लेट्स सपोज कि ये एक हमारा लंग है इस तरह से। उसके अंदर आपने पढ़ा था कि एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया की डिवीज़न होती है ऐसे, एक इधर और इधर एक ब्रोंकाई चले जाते हैं। तो हमारे लंग्स के अंदर वो फिर होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद क्या करते हैं वो एंड पे एक इस तरह से ग्रेप लाइक अंगूरों के गुच्छे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब उन एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है जो ये काज करने वाला होता है, ट्यूबरकुलोसिस काज करने वाला बैक्टीरिया, जिसे नाम लिखा हुआ भी है नीचे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया जाएगा हमारी एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर क्या करेगा, वहाँ पे उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। जब डैमेज करेगा तो वो वाला रीजन क्या होना शुरू हो जाएगा, उसमें जितनी भी एल्वियोलाई हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, डैमेज होने लग जाएगी, वहाँ पे पस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा वहाँ पे ये वाले बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो बैक्टीरिया की तादाद वहाँ पे बढ़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो आस पास के जो रीजन होते हैं उनको भी डैमेज करता जाता है। एल्वियोलाई बर्स्ट होने लग जाएंगी, वो वाला रीजन डैमेज होने लग जाएगा। और इनका एक और तरीका होता है कि ये उस अपने आप को हमारी बॉडी से बचाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है ना, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो उन बैक्टीरिया या उन फंजाई वगैरह को किल करने के लिए, उनको ईट करने के लिए वहाँ पे सेल्स माइग्रेट करके आने लग जाते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस रीजन के आसपास एक एक यानी कि आप बता दें एक एनवेलप सी, एक वॉल सी बना लेते हैं जिसको हम ट्यूबर्सल बोलते हैं। सो वो उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के सेल से जो उसको डैमेज करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये था एक जनरल सा आपको बता दिया मैंने किस तरह ये काम कर रही होती हैं एल्वियोलाई बर्स्ट करने के लिए या इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे बनाने के लिए। यानी कि वैसे तो हमारा जो लंग्स होते हैं ना, ये आपने पढ़ा स्पंजी नेचर होते हैं, ये यानी कि आप इनको कंट्रैक्ट करें तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इलास्टिक नेचर होते हैं। लेकिन वो क्या कर देते हैं, इलास्टिक टिश्यूज़ को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे इन इलास्टिक टिश्यूज़ आ जाएंगे और हार्ड हो जाते हैं। अब हार्ड हो जाएंगे तो कहाँ से एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि एल्वियोलाई ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती हैं। सो ये यहाँ पे कैप्सूल जो आपको मैंने प्रोटेक्टिव कैप्सूल का बताया जिसको ट्यूबर्सल बोलते हैं, वो उनमें बनना शुरू हो जाता है। ये वो आसपास बनता है और ये प्रोटेक्ट करके रखता है इन बैक्टीरिया को हमारे सेल से। सो ये रप्चर भी हो सकते हैं और वहाँ पे जो अंदर उस कैप्सूल के या उस वॉल के अंदर एनवेलप के अंदर जो बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत से डिवाइड कर चुकी होती हैं, जब ये रप्चर होगा यहाँ से इधर से, तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होंगे वो बैक्टीरिया यहाँ से मूव करके बाहर जाएंगे और लंग के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे अगर हम इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं टीबी की। सो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो वो है कॉज। कॉज अभी हमने देख लिया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये साइंटिफिक नेम है उस बैक्टीरिया का, इसकी वजह से होती है। सिम्टम्स में हम जाएँ तो फीवर जो होता है, लो ग्रेडेंट इंटरमीडिएट फीवर होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार जो होता है वो रहता है लंबे अरसे तक। नाइट स्वेटिंग होने लग जाती है, वेट लॉस होता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जो होती है ये ऐसी कंडीशन होती है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो यानी कि फेयर ऑफ बिकमिंग ओबेस, यानी कि मोटापे के डर की वजह से जो फूड होती है वो पेशेंट जो होता है वो कम लेता है। इवन के उसका बॉडी वेट बहुत हद तक कम हो चुका होता है, नॉर्मल से भी कम हो चुका होता है, फिर भी उसको डर होता है ओबेसिटी का, जिसकी वजह से वो फूड इनटेक नहीं करता है। तो ये एनोरेक्सिया भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, यानी कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी डिफरेंट हो सकती है अगर टीबी हो जाए तो। एंड ऑब्वियस कफ जो होती है ये होती रहती है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ प्ल्यूरा, प्ल्यूरा आपने पढ़ी थी, जो हमारे लंग्स के आसपास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको प्ल्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस लंग के अंदर से मूव करके उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी। ट्रीटमेंट क्या चीज़ है, ट्रीटमेंट इसका एक कोर्स होता है जिसको हम डॉट्स बोलते हैं। डॉट्स क्या है, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसको डॉट्स बोला जाता है, अब्रीविएशन इसका जो है, एक्रोनिम जो है। सो 9th मंथ का एक
कॉन्टीन्यूस कोर्स होता है, कॉन्टीन्यूसली 9th मंथ तक जो मेडिसिन होती हैं वो लेना पड़ती हैं एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर। उसके बाद ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है, अदरवाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये इन्फेक्शन बहुत ही ख़तरनाक हद तक फैलता जाता है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी कि इसका प्रॉपर कोर्स ना किया जाए। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स के अंदर कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकती हैं। एक यहाँ पे एम्फिसीमा लिखा हुआ है, एक लंग कैंसर, ये दो डिसऑर्डर्स को ही हम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लंग कैंसर की बात होती है, तो कैंसर से आप सब वाकिफ़ होंगे क्या चीज़ है कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैंसर उस वक्त होती है जब एक जगह पर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो वो डिवीज़न कंट्रोल में नहीं रहती है, अनकंट्रोल डिवीज़न ऑफ सेल्स होने लग जाएगी और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंसर। और वो अनकंट्रोल डिवीज़न होगी जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारी बॉडी जो है उसको 5 सेल, लंग्स के अंदर लंग्स को 5 न्यू सेल्स बनाने हैं। तो अब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के डीएनए को पता है कि कितने सेल्स बनाने हैं, लेट्स सपोज 5 बनाने हैं, 5 बनाएगा, उसके बाद डिवीजन की प्रोसेस को रोक देगा। एक सेल है उसे लेट्स सपोज के 3 to 4 to 5 सेल बनने हैं, 5 सेल जब बनेंगे तो वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो जो कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल कौन कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है डीएनए। अब उस डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट आने की वजह से ये जो डिवीज़न को कंट्रोल करने वाला प्रोसेस है वो अब उसके पास नहीं रहता है कंट्रोल में, और ये जो डिवीज़न होनी होती है ये पहली चीज़ के बहुत तेज़ हो जाती है। अब तेज़ होगी तो क्या होगा, अब जब नॉर्मल स्पीड से होती है तो सेल ने जो जो काम करना होता है वो हर एक काम करता है अपनी बॉडी के अंदर को, उसने कुछ ऑर्गेनेलिज बनानी है, उसने डेवलप होना है, उसने डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो सीक्वेंस के साथ सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन जब बहुत स्पीड तेज़ हो जाती है तो उस टाइम पे डिफरेंशिएशन के लिए टाइम नहीं मिलता है सेल्स को, और जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं वो धड़ाधड़ बहुत तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाते हैं और वो नॉन फंक्शनल होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मैथ ऑफ सेल्स बनने लग जाते हैं एक जगह पे, जिसको हम अपने उर्दू के अंदर रसोली के नाम से और इंग्लिश के अंदर उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्यूमर बोलते हैं। तो वो ट्यूमर्स ही वहाँ पे बन जाती है जहाँ पे ये अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही होती है। तो सेम जो होता है प्रिंसिपल अप्लाई होता है कैंसर वाला लंग कैंसर के अंदर भी, यानी कि कैंसर इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर विच में डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एक जगह पे सेल की अनकंट्रोल डिवीजन से ये बनेगी मेलिग्नेंट। दो तरह की ट्यूमर होती हैं, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो होती हैं जो एक जगह पे बनी है तो वो हमारी बॉडी में और कहीं पे भी नहीं जाएगी, और उसको नॉन कैंसरस भी कहा जाता है, कि यानी कि उससे कैंसर नहीं होती, वो नुकसानदेह नहीं होती इतनी ज़्यादा। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सी होती है, जो एक जगह पे बनी है तो दूसरे पार्ट्स के अंदर भी फैल सकती है। लेट्स सपोज हमारे लंग्स के अंदर बनी है तो एक तो वो लंग के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकती है, और हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी इवन वो जा सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल उस कैंसर वाले सेल्स हमारे ब्लड में चले गए, तो ब्लड उन सेल्स को लेके चला गया, सपोज करते हैं जी हम लिवर की तरफ, तो लिवर के अंदर वो पहुंच गए तो लिवर में भी वो कैंसर काज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो होती है ना ट्यूमर, जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है, उसको बोला जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। सो लंग कैंसर जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर, ऐसी मेलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से होता है जो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल से बनती है। कॉजेज़ क्या है, मेन कॉज हम सबको पता होगा, जो स्मोकिंग होती है ये लंग कैंसर का मेन काज है, क्योंकि जो टोबैको होता है उसके अंदर बहुत से कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस केमिकल्स को बोला जाता है, जो कैंसर काजिंग होते हैं उनको बोला जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इसी लिखी हुई हैं काजेस। एबेस्टस होता है, केमिकल कंपाउंड है, और सीनिक रेडिएशंस हैं। रेडिएशंस आपने ये भी सुना होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं इनसे कैंसर हो सकता है, एक्स रेज से इनसे भी कैंसर हो सकता है, यूवी रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होती हैं। गैमा रेज का यहाँ पर हमने जिक्र किया है, सन जो होता है, एंड कंपाउंड्स इन कोर एग्जॉस्ट फ्यूम्स, कार के जो एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ से कुछ फ्यूम्स वेपर्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स के, तो उन को भी कार्सिनोजेंस कहा जाता है। सिम्टम्स, सो फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड कैल्सिंग। कैल्सिंग मीन कैलस बन जाना, ओवर ग्रोथ हो जाना एक जगह पे, उसको कैलस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि मैं एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी बॉडी की तरह स्किन थी, स्किन एक जगह से यहाँ पे ऐसे अंदर वाली साइड पे कट लगा है, डैमेज हो गई है, तो जब वो रिपेयर करती है तो वहाँ पे एक बल्ट सी आउट सी बनेगी, उसको हम कैलस बोलते हैं।
ड्यूरिंग रिपेयरिंग प्रोसेस। ये ह्यूमंस के अंदर तो कम ही होता है। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में ये चीज़ होती है। प्लांट्स में अगर आप कहीं पे आपने कभी को गौर किया हो कि लेट्स सपोज कि कैसे प्लांट की ब्रांच थी, ब्रांच में कहीं पे उसकी जगह से कट लगा है, यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ से लेट्स सपोज का कुल्हाड़ी से कट मारा है वहाँ पे, तो जब वो ठीक होता है ना तो वो बिल्कुल इसके बराबर नहीं होता। वो क्या होता है, थोड़ी सी ऐसे बल्ज सी निकली होती है बाहर, वो बल्ज सी बनती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेल बन जाते हैं ना, जितने चाहिए होते उतने नहीं बनते, वो एक्स्ट्रा से बन जाते हैं। उसको कैलस बोला जाता है, जो एक्स्ट्रा सेल्स बनते हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जब कैंसर होती है ना, तो नॉर्मल अमाउंट के अंदर सेल बनने की वजह कुछ एक्स्ट्रा सेल बन जाते हैं, और उस प्रोसेस को कैल्सिंग बोलते हैं। और ये ब्रोंकाई की लाइनिंग के अंदर होता है। एंड देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ सीलिया, क्योंकि वहाँ पे कैलस अगर बनेगी तो सीलिया कहाँ पे होते हैं, जैसे ये हमारे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर भी इस तरह छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं। अब जब कैलसिंग होगी, ओवर ग्रोथ होगी सेल्स की यहाँ पे, तो जो सीलिया होंगे वो नहीं बनेंगे। तो सीलिया नहीं बनेंगे तो सीलिया बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो ये एक एलिवेटर के तौर पर काम करते हैं। एलिवेटर क्या होता है, या जिसको हम, आप सबने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे अगर आप जाते हैं या किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाएं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं जो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। उसी तरह जो सीढ़ी होते हैं ना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो उसी एलिवेटर की तरह ही काम करते हैं। वो नीचे से डस्ट को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको निकाल कर ले जाएंगे, और उसको हम स्पिट आउट भी कर सकते हैं ऊपर से माउथ से, या फिर ये उसको ईसोफेगस में डाल देते हैं। सो सीलिया ख़त्म हो जाएंगे, ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ होगी। इसके अलावा इस इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स, यानी कि सीलिया ख़त्म हो गई तो डस्ट पार्टिकल्स को निकालने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, मैकेनिज्म नहीं होगा, तो ये और ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे लंग कैंसर के साथ साथ। सो ट्यूमर ब्रोंकस के अंदर बनेगी, अगर ब्रोंकाई के अंदर बन जाती है तो कॉमन सेंस की बात है, ब्रोंकाई ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक होंगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और ऑब्वियसली उससे डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट, सो इसका एक ही ट्रीटमेंट जो कि पॉसिबल है, इट इज़ टू रिमूव अ लोब और द लंग कम्प्लीटली बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ में हैव टाइम टू फॉर्म। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब कैंसर अब हो चुकी है एक जगह पे, तो उन सेल्स को वहाँ से निकाल देना, क्योंकि क्या हो सकता है कि हमने पढ़ा है कि वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है, वो अगर एक जगह पे सपोज यहाँ पे बनी है तो वो आस पास ही फैल सकती है, बजाय इसके कि वो ज़्यादा एरिया को डैमेज करें, हम सिर्फ उसी वाले रीजन को वहाँ से कट करके सर्जरी करके निकाल दें, तो क्या होगा, बाकी हमारे साथ जो लंग्स का है वो डैमेज नहीं हो पाएगा, बस वही होगा जितना वो डैमेज कर चुका होगा। तो अगर जितनी जल्दी उसका हो सकता है डायग्नोसिस, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। सो इसका हम जो इसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निमोनोनेक्टोमी बोलते हैं उसको, जो सर्जरी की जाती है इस ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए। सो इसके अंदर कीमोथेरेपी भी और रेडियोथेरेपी भी हम यूज़ करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये दो मेन तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनसे वो जो ट्यूमर बन चुकी होती है उसको ख़त्म किया जाता है या उसकी फर्दर ग्रोथ को रोका जाता है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है रेडियोथेरेपी, यानी कि कुछ रेडिएशंस होती हैं जो उन स्पेसिफिक ट्यूमर वाले सेल्स के ऊपर डाली जाती हैं, और वो रेडिएशन उन ट्यूमर वाले सेल्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो ट्रीट हो जाती है। अब ये हमारी एक डिसऑर्डर है लास्ट पे, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो वॉल्स होती है ना एल्विलाई की, अब अगर एल्विलाई की हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें ना तो वो कुछ एक एल्वियोलस, लेट्स सपोज कि ये एक एल्वियोलस है। अब उस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, इस तरह से डिफरेंट टाइप की बहुत सी वॉल्स ही बनी हुई होती हैं। अब उन वॉल्स से ही गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। अब अगर वॉल्स डैमेज होने लग जाती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्स बनी हुई थी तो ये कुछ वॉल यहाँ से डैमेज हो जाती हैं। अब जब डैमेज होंगी तो क्या होगा उससे, यहाँ पे हम देखते हैं उससे क्या होगा कि वो वॉल सिर्फ यहीं यहीं पे रह जाएंगी और दरमियान से ख़त्म हो जाएंगी। अब जिस एरिया से वॉल्स ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ से वहाँ पे उस जगह से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। अब जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, जो एफिशिएंसी ऑफ गैसियस एक्सचेंज है वो कम होने लग जाएगी। तो ये है एम्फीसीमा, यानी कि जो वॉल्स होती हैं एल्विलाई की वो डैमेज होने लग जाती हैं, और जो लंग्स की एफिशिएंसी होती है गैसियस एक्सचेंज की वो कम हो जाती है। ये स्पेशली स्मोकर्स के अंदर होता है।
स्मोकर जब जो स्मोक होता है वो लंग्स के अंदर जाता है तो वो उन एल्यूलाई की वॉल्स को वीक कर देता है। वीक करने के बाद जब कफिंग होती है, आपने देखा होगा जितने भी स्मोकर्स होती हैं उनके अंदर कफिंग जो होती है वो कॉमन होती है। इरिटेशन क्योंकि उनके जो उसमें होती है थ्रोट के अंदर होती है, या जो ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर इरिटेशन होने की वजह से कफिंग होती है। तो कफिंग से क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से एयर रिलीज़ होती है। अब ऑलरेडी वॉल्स वीक हो चुकी हैं स्मोक से, जब बहुत तेज़ी के साथ बाहर एयर निकलती है तो वो उन एल्वियोलाई की वॉल्स को बर्स्ट करवा देती है, डैमेज कर देती है। तो इस तरह से जो एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया होता है लंग्स का वो कम हो जाता है, क्योंकि मेन गैसेस एक्सचेंज उन्हीं वॉल्स के थ्रू होना होता है। सो एम्फिसीमा से जो बंदा हो रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, उसके अंदर अभी ऑब्वियसली जो गैसेस का एक्सचेंज है कम होगा और उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है। और अगर वो थोड़ा सा भी काम करता है ना, आपने ये चीज़ नोटिस शायद की हो कि जो बंदे स्मोक करते हैं उनके जो स्टेमिना होता है फिज़िकल एक्सरसाइज करने का वो बहुत कम होता है। वो थोड़ा सा भी अगर काम करें तो वो एक्सर्शन उनके अंदर होने लग जाती है और जो ब्रेथलेस हो जाते हैं, सांस उनको चढ़ जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और, स्मोकर्स के लंग्स दिखाए गए और नॉन स्मोकर्स के लंग्स दिखाए गए, हेल्थी लंग्स दिखाए गए। क्योंकि जो हम जो स्मोकर सॉरी हम बोल दिए, स्मोकर्स जो होते हैं अगर वो स्मोक करते हैं तो उससे क्या होगा, स्मोक के अंदर क्या होता है आपने देखा होगा कि उसमें डार्क कलर का स्मोक होता है, उसमें मौजूद होता है केमिकल जिसको हम बोलते हैं टार। तो वो टार जो होता है ना वो डिपॉजिट होने लग जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स का कलर यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है वो कैसे हो चुका है। सो सिगरेट स्मोकिंग के यहाँ पे नुकसानात हम देखेंगे क्या नुकसान है। 87% जो लंग कैंसर होता है वो इसी वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा भी बहुत सी डिफरेंट टाइप की कैंसर हो सकते हैं, लाइक कैंसर ऑफ द माउथ, लेरिंग्स के अंदर या ईसोफेगस के अंदर भी कैंसर हो सकता है। इस इनके अलावा ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का काज कर सकती हैं। एम्फिसीमा ब्रोंकाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे इरिटेटिंग केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इरिटेशन काज करते हैं और मॉर्निंग कफ की रीज़न बनते हैं, कॉज बनते हैं। एंड इनके अंदर निमोनिया के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। निमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपने पढ़ा हो शायद। तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया आता है और इजीली वहाँ पे अपने आप को ग्रो करवा लेता है लंग्स के अंदर और इन्फेक्शन काज कर देता है। सीरिया डैमेज हो जाते हैं कैंसर की वजह से, और बैक्टीरिया जो होते हैं ना ईजिली वो फिर मूव करके जाते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में होता है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कि अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आया तो सीलिया उसको रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब जब सीलिया ही डैमेज हो चुके हैं स्मोकिंग की वजह से तो ईजिली बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंड स्मोकिंग जो होती है इट मेक इट हार्ड टू ब्रीथ। ऑब्वियसली ये एलर्जेंस यानी कि बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं स्मोकिंग वाले, बहुत से जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है कि उनके अंदर ब्रीदिंग जो होती है वो बहुत ब्रीदिंग जो होती है इनके सांस लेना उनके लिए जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अस्थमा और डिफरेंट टाइप की एलर्जिक प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं उनके अंदर। शॉर्ट क्वेश्चंस होमवर्क ये आपने सामने देखने हैं, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन कहीं पे आती है तो आपने क्लास के ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और हमारा आज का जो चैप्टर आज है वो ख़त्म हो चुका है रेस्पिरेशन वाला। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।